हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे थे इनलास्टिक कोलिजन की। ठीक है, अपन बात कर रहे थे इनलास्टिक कोलिजन की। उसके अंदर कल अपन ने एल फ्रेम की बात कर ली थी, जिसके अंदर अपने कल 4 जो अज्ञात राशियाँ आई थी। ठीक है, उसमें से अपन क्या क्या आया था, V1, V2, θ1, θ2। तो मतलब 3 की ही वैल्यू अपन निकाल पाए थे, चारों की वैल्यू अपन नहीं निकाल पाए थे। तो इसलिए उसके अंदर अपन ने बात की थी कि वहाँ पे अपन एल फ्रेम का कोई लेना देना नहीं है, या फिर एल फ्रेम अपन वहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कल अपन ने बात कर ली थी। अब अपन बात करते हैं अपनी सी फ्रेम की। चलो जी, ठीक है, अब अपन अपनी बात कर लेते हैं सी फ्रेम की। वही क्या, m1 व m2 मास पिंड का सी फ्रेम में स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, u1 वेक्टर व u2 वेक्टर है। यदि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 वेक्टर व v2 वेक्टर है, तो यहाँ cm की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। cm का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, कहने का मतलब द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो cm की वेलोसिटी आप जानते हो कितनी होती है, v वेक्टर cm। ठीक है, उसकी वैल्यू भी आप जानते हो। देखो किसकी बात कर लेते हैं अपन, सी फ्रेम के अंदर VCM की वैल्यू। ये VCM है क्या भाई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। ये VCM क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपन ने रखी थी m1 u1 प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, यही आई थी। या फिर आप चाहते हो तो इसके ये वाली भी वैल्यू रख सकते हो इसकी जगह, क्यों, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है और ये भी क्या है, वेलोसिटी है। तो m1 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब सुनो, इसको इक्वेशन बोल दो 1। अब अपने को पता है कि इसके अंदर जो बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी होती है u2 वाली, वो क्या रहती है, या फिर कहने का मतलब द्वितीय कण क्या रहता है, स्थिर रहता है। स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो बिफोर कोलिजन, स्टार्टिंग वेलोसिटी है u2 वेक्टर इक्वल 0। तो u2 वेक्टर इक्वल 0 होता है, तो यहाँ पे u2 वेक्टर इक्वल 0 कर दोगे तो VCM की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी भाई, m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 m2 आ गई। इसको इक्वेशन बोल दीजिए आप 2। क्लियर है, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम एज इट इज अपन पीछे वाला ही कर रहे हैं। तो सुनो, अब वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आप लोग जानते हो क्या होती है। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखो, जानते हो u वेक्टर डैश इक्वल u1 वेक्टर माइनस VCM वेक्टर, यही होती है u1 वेक्टर डैश इक्वल u1 वेक्टर माइनस VCM वेक्टर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे VCM की वेक्टर की वैल्यू आप लोगों के पास है, इसके अंदर पुट कर दो। तो देखो u1 वेक्टर डैश इक्वल u1 वेक्टर माइनस, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो और फिर इसको सॉल्व कर लो, m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u1 वेक्टर, ये u का u आ जाएगा, m1 u1 वेक्टर अपॉन में क्या चल रहा है भाई, m1 प्लस m2। अब ये दोनों चीज़ें एक जैसी है, सेम है, तो इनको कट कर दो। तो अपने पास u1 वेक्टर डैश की वैल्यू क्या आ गई भाई, यहाँ पे m2 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, यही आई। इसको इक्वेशन नंबर बोल दीजिए आप लोग 3। ये लो जी। अब सुनो,
अब सेम टू सेम अपन वही करेंगे, u2 वेक्टर डैश इक्वल क्या आ जाएगा, u2 वेक्टर माइनस v वेक्टर cm। ये कल पढ़ लिया था क्या अपन ने? हाँ देखो मुझे पता नहीं है कल पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ा था, जो भी है चलने दो, अब चल ही रहा है। तो ये अपन ने स्टार्टिंग में ही 0 मान लिया था, माना था, तो अपने पास u1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे u2 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो वाला लिख दो, माइनस m1 u1 वेक्टर m1 प्लस m2, यही आएगा भाई। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी अपन ने कितनी ली थी, 0 ली थी ना। तो सुनो जी, अब क्या आ जाएगा अपने पास, देखो VCM का मान रख दिया तो ये वाली इक्वेशन आई, तो इसको इक्वेशन बोल दीजिए आप 4। अरे ये क्या हो रहा है, ये 1 की वैल्यू है भाई यहाँ पे। चलो अब क्या करते हैं अपन, देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं किसके अंदर, सी फ्रेम के अंदर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम संवेग संरक्षण से, संवेगी संरक्षण से किसके अंदर, सी फ्रेम के अंदर। चलो जी, क्या हो जाएगा, m1 u1 वेक्टर m2 u2 वेक्टर डैश इक्वल m1 v1 वेक्टर डैश प्लस m2 v2 वेक्टर डैश। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप लोगों के पास u2 वेक्टर डैश की वैल्यू भी है, u1 वेक्टर डैश की वैल्यू भी है, तो इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा, पुट कर लेना और सोल्व कर लेना। मैं लास्ट वाली इक्वेशन आप लोगों को निकाल के दे देती हूँ, m1 u1 वेक्टर डैश प्लस m2 u2 वेक्टर डैश इक्वल 0। ठीक है, अब क्या कर दोगे, m1 u1 वेक्टर डैश इक्वल m2 u2 वेक्टर डैश इक्वल 0। इसको 5 बोल दो, इसको क्या कर दो 6 बोल दो। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से, क्या करेंगे, इक्वेशन 4 एंड 5 से। अच्छा, एक काम करो भाई, इसको 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो और इसको 4 दो। ठीक है, हाँ। अब इक्वेशन 4 एंड 5 से इसकी जगह या इसकी जगह ये वाली वैल्यू रखोगे तो 0 के इक्वल में आएगी। तो क्या अपन इसके डायरेक्टली में ही 0 रख सकते हैं? ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू इक्वल 0 आई है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, m1 v1 वेक्टर डैश प्लस m2 v2 वेक्टर डैश इक्वल 0। तो इसको इक्वेशन बोल देना आप लोग क्या, 7। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, m1 v1 वेक्टर डैश इक्वल माइनस m2, यहाँ पे भी माइनस आएगा भाई, m2 v2 वेक्टर डैश, इसको इक्वेशन बोल देना 8। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? चलो जी, अब बात करते हैं अपन इसके अंदर आगे। ये वाली 2 इक्वेशन है, यहाँ से देखो अपन किस किस की वैल्यू निकाल लेंगे, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी निकाल लेंगे। आओ तो क्या करेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि सी फ्रेम में टक्कर से पहले व टक्कर के बाद कुल संवेग क्या होता है, 0 होता है। एक चीज़ सुनो, ये वेलोसिटी u1 वेक्टर और ये वेलोसिटी u2 वेक्टर, ये किसकी वेलोसिटी है, बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी है। और ये वाली v1 वेक्टर और v2 वेक्टर, ये किसकी वेलोसिटी है, आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी है। ठीक है, तो क्या अपन इन दोनों इक्वेशनों को बेस रखते हुए
ऐसे बोल सकते हैं क्या कि हम कह सकते हैं कि सी फ्रेम में बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम इज 0। बोल सकते हैं ऐसे। कैसे, किसके बेस पे बोल रहे हो मैडम आप? ये सुनो, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, इन दोनों के बेस पर अपन कह सकते हैं कि सी फ्रेम में बिफोर कोलिजन देन आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम इज 0। ये देखो, ये मोमेंटम ही तो निकाला है अपन ने, देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्म से, ऊर्जा संरक्षण से। तो इन दोनों का मोमेंटम कितना आया? 0। देन बोल सकते हैं अपन कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम इज 0। बोल सकते हैं, बिल्कुल। अब सुनो, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8। इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8, 5 और 7 की तो अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8 से व्यक्त होता है कि ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन के पास आएंगे एंड आफ्टर कोलिजन के बाद डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ध्यान से सुनना, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 8 से रिजल्ट क्या निकल के आया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जो पिंड होता है, वो टक्कर से पहले, कहने का मतलब बिफोर कोलिजन तो क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। इस इक्वेशन के आधार पे, इक्वेशन 6 एंड 8 के बेस पे अपन कह सकते हैं क्या कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो बिफोर कोलिजन, टक्कर से पहले तो दोनों क्या आएंगे, पास आएंगे। ठीक है, देन आफ्टर कोलिजन दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये बात याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुनो, आई रिपीट, टक्कर से पहले इक्वेशन 6 और इक्वेशन 8 के बेस पर अपन कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन तो एक दूसरे के पास आएंगे, नज़दीक आएंगे। ठीक है, देन आफ्टर कोलिजन दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, दूर जाएंगे। क्लियर है? अब क्या अपन इसको ऐसे बना सकते हैं, टक्कर से पहले की बात करें, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। ये अपन ने एक मास लिया m1, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, u1 वेक्टर डैश। ठीक है, ये एक मास और लिया m2, इसकी वेलोसिटी कितनी है, u2 वेक्टर और डैश। ये क्या है अपना सेंटर ऑफ मास। ध्यान से सुनना, रिजल्ट क्या बोला था, अभी अभी लाइन क्या बोली थी कि बिफोर कोलिजन तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। ये देखो, ये बात कर रहे हैं अपन बिफोर कोलिजन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं। देन आफ्टर कोलिजन दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो क्या अपन इसको ऐसे बना दें, इसका डायग्राम थोड़ा सा चेंज बनेगा, देखना। आफ्टर कोलिजन अपन बात करते हैं, अपन ने बोला था वहां पे कि इससे पहले बात की थी जब रिजल्ट निकालने से पहले कि वो ऐसे सीधा जाना चाहिए था, पर वो सीधा जाके ऑब्जेक्ट सीधा ना जाके ऐसे टर्न कर जाता है, करता है। तो ये वाला इसको भी ऐसे सीधा जाना चाहिए था, पर ये सीधा ना जाकर कहाँ चला जाता है। अपने को क्या करना है, डिस्टेंस मेंटेन करनी है। तो किस रूप में बना दोगे इसको, देखो, एक तो इधर चला जाएगा, देन एक इधर आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, ये अपना मास है m1, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 वेक्टर डैश, और ये अपना मास है m2, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2 वेक्टर डैश। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। और ये क्या है अपना पॉइंट। अब सुनो, अपन ने वहाँ पे बोला था कि θ1 और θ2 एंगल पर जा रहा है, पर यहाँ पे अपन θ1 और θ2 ना बोल के क्या करेंगे, अरे यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट तो कर रहा है, क्या टक्कर के बाद टक्कर कर रहा है। तो सुनो, यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट m1 और ये वाला ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ये अगर इधर गति करेगा तो वो उधर गति करेगा, तो दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी।
तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, अब अपन बात करते हैं, अपन ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से तो बात कर ली थी, ठीक है, संवेग संरक्षण से बात कर ली थी, उसके बाद ही तो अपने पास ये रिजल्ट आया है। अब अपन बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये डायग्राम समझ में आ गया भाई? क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो। ये वाली कंडीशन, बिफोर कोलिजन पिंड दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। आफ्टर कोलिजन पिंड एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसके अंदर, वही सी फ्रेम के अंदर। यहाँ पर तो सी फ्रेम ही काम करेगा, एल फ्रेम तो काम करेगा नहीं। क्लियर है? अब अपन क्या कर देंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हाफ हाफ कॉमन ले लो और हाफ को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो अपने पास क्या बच जाएगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। सॉरी डैश है भाई। ये इक्वेशन बच गई। अब सुनो, क्या करोगे, इक्वेशन 5 एंड 8 से क्या करोगे, इक्वेशन 5 एंड 8 से u1 डैश की वैल्यू रखो और u2 डैश की वैल्यू रखो। लास्ट में वैल्यू मैं निकाल देती हूँ, आप लोग वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, ठीक है। सुनो, अब लास्ट में आ जाएगा अपने ये u1 डैश स्क्वायर इक्वल u2 डैश स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करोगे तब यही बचेगा, लास्ट में सॉल्व करके देख लियो चाहे। अच्छा, यहाँ पे v1 है भाई, ये क्या बच जाएगा, v1 डैश स्क्वायर। क्लियर है? तो अच्छा u2 है ये लो जी, तो ये क्या हो जाएगा, u2 डैश u2 वेक्टर डैश इक्वल u1 वेक्टर डैश, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन बोल देना आप लोग 9। अब एक चीज़ और बचती है, इसी प्रकार अपन क्या कर लेंगे, v1 का मान भी निकाल लेंगे। v2 वेक्टर डैश इक्वल क्या आ जाएगा, v1 वेक्टर डैश, इसको बोल देना इक्वेशन 10। ओके जी। अब इस इक्वेशन से रिजल्ट क्या निकलता है आपका, इस इक्वेशन से रिजल्ट क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। ये अपने को वैल्यू निकालनी थी u2 वेक्टर डैश को। आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, बिफोर कोलिजन ये क्या रहेंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? चलो अब अपन बात करते हैं स्कैटरिंग एंगल निकालेंगे, ठीक है। प्रकीर्णन कोण निकालेंगे, किस किस के बीच निकालेंगे, v1 और v2 की वैल्यू अपन निकाल चुके, 4 अज्ञात राशियाँ थी निकाली थी, तो v1 और v2 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, θ1 और θ2 की वैल्यू निकालनी है। अपन एक एंगल की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे की अपने आप निकल के आ जाएगी। क्या करेंगे, अपन एक एंगल की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे एंगल की वैल्यू अपने आप निकल कर आ जाएगी। पहले वाले से ही अपन दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। अब आपको पता है अगर एंगल निकालना है तो अपन ने स्टार्टिंग में कुछ एंगल वाला डायग्राम बनाया होगा कि उस पिंड को जाना तो चाहिए था सीधी स्ट्रेट लाइन में, पर वो सीधा ना जाके m1 तो ऊपर चला जाता है, m2 क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना रह जाएगा क्या, इसी के अंदर है, किसके, सी फ्रेम के अंदर क्या है, प्रकीर्णन कोण यानी कि स्कैटरिंग एंगल।
ये लो जी। अब सुनो, सी फ्रेम में एंगल थीटा का हर संभव मान लिया जा सकता है, परंतु थीटा 1 और थीटा 2 का एक निश्चित मान ही प्राप्त होता है। यहाँ m1 द्रव्यमान के कण के टक्कर के बाद की अवस्था दोनों तंत्रों में प्रदर्शित की गई है। एक सुनो, अपन यहाँ पे एल फ्रेम लेते हैं और अपन यहाँ पे सी फ्रेम लेते हैं, ठीक है। दोनों का डायग्राम बनाते हैं। देखो कैसे, एल फ्रेम में अपन ने ऐसे लिया था कुछ, इसको सीधा जाना चाहिए था, सीधा नहीं गया। एक ही एंगल की बात करेंगे, किसकी? ओनली एक ही एंगल की, दोनों एंगल की बात नहीं करेंगे। एक एंगल निकल के आ जाएगा, उसी से अपन दूसरे निकाल लेंगे। तो ये ऐसे बना था एक, ये m1 था, ये लो, ये m1 था, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v1 वेक्टर थी, ठीक है। देख लेना वहाँ पे ऐसे ही कुछ डायग्राम था, ओके। अब इसको इससे मिला देते हैं अपन, ओके। चलो जी, अब एक सुनो, यहाँ पे अपन ने एक डायग्राम बनाया था ऐसे। अब बनाया तो कैसे था कि वो उस साइड में जा रहा था, ऐसे बनाया था ना, ठीक है। अब इसको ऐसे ना लेके क्या अपन ऐसे ले सकते हैं? अरे भाई किसी भी तरीके से ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है यार मैडम। ये लो, यहाँ पे क्या था? m1 था और इस डायरेक्शन में गया ये, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v1 वेक्टर डैश। सुनो, ये कौन से में था? एल फ्रेम में था। तो एल फ्रेम में कोई सेंटर ऑफ मास नहीं होता है, ठीक है। होता है पर यहाँ पे नहीं है। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? सी फ्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एल फ्रेम में कोई सेंटर ऑफ मास नहीं होता है, सी फ्रेम में सेंटर ऑफ मास होता है। तो इसको भी ऐसे मिला दो। अब देखो डायग्राम समझना बहुत अच्छी बात है। ये लो जी, कर दिया। अब सुनो, इसका मेरे को घटक चाहिए, या फिर अपन ने वहाँ पे निकाला था। तो ये घटक क्या निकल कर आया था अपने पास? m1 v1 साइन थीटा 1 निकल कर आया था, ऐसा निकाला था। निकाली हुई चीज़ ही मैं यहाँ पे रख रही हूँ, पुट कर रही हूँ। तो ये क्या आया था अपना? m1 v1 डैश साइन थीटा 1, ठीक है। निकाल लेना, यही आएगा, यही आएगा। और इसका क्या आ जाएगा? m1 v1 कोस थीटा 1, और इसका क्या आ जाएगा? m1 v1 कोस थीटा 1 आ जाएगा। पर एक चीज़ और देखना, यहाँ तक तो दोनों क्या है? सेम टू सेम हो गए। ये एल फ्रेम में है इसलिए कोई सेंटर ऑफ मास नहीं होता है। ये क्या है? सी फ्रेम में है। सी फ्रेम का मतलब आप जानते हो क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का फ्रेम होता है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र होता है, ठीक है। तो इसके अंदर इसके साथ एक चीज और आएगी, क्या? इसकी, ये तो वेलोसिटी अपन ने किसकी लिखी है? इस वाले की। पर सी फ्रेम की बात कर रहे हैं तो सी फ्रेम की वेलोसिटी भी आएगी यहाँ पे। इसकी क्या आएगी? वी वेक्टर सी, ये वाली आएगी। क्लियर है? ध्यान से देख लेना डायग्राम में। स्कैटरिंग एंगल जब भी आप निकालोगे तो एल फ्रेम के अंदर तो एज इट इज़ वही डायग्राम बनेगा जो अपन ने पीछे बनाया था, ठीक है। यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ मास नहीं होता है, इसलिए किसी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं होगी। ओनली किसकी वेलोसिटी होगी? जो अपन ने ऑब्जेक्ट लिए थे तो उन्हीं की वेलोसिटी होगी। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब अपन बात करते हैं सी फ्रेम के अंदर। तो सी फ्रेम के अंदर सेंटर ऑफ मास, अगले का नाम ही सी है, सेंटर है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी आएगी यहाँ पे। ये तो क्या हो गई? जो पिंड लिया, जो ऑब्जेक्ट लिया, उसकी वेलोसिटी अपन ने लिखी है कंपोनेंट्स के रूप में, ठीक है। पर यहाँ पे सी फ्रेम है तो उसकी वेलोसिटी भी आएगी, क्या होती है? VCM वेक्टर होती है। क्लियर है यहाँ पे? अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनवेरिएंट है। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? निश्चर है। तो दोनों फ्रेम m1 मास के ऑब्जेक्ट की आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम होगा, ठीक है। तो दोनों फ्रेम का
टक्कर के बाद जो वेलोसिटी होगी या फिर टक्कर के बाद जो मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो अब अपन निकाल लेते हैं अक्ष दिशा में संवेग से, अक्ष डायरेक्शन मोमेंटम क्या आ जाएगा भाई, अक्ष डायरेक्शन मोमेंटम। देखो इसका क्या है, अक्ष डायरेक्शन में टक्कर से पहले m1 v1 cos θ1 लिखते, लिख दो m1 v1 cos θ1। अब टक्कर के बाद का देखो m1 v1 cos θ1, ये डैश है भाई यहाँ पे, इक्वल m1 v1 डैश cos θ1। पर इसके साथ एक चीज और भी चल रही है, क्या, v वेक्टर cm पर है किसका, इसी का m1 का ही तो है, तो क्या इसको ऐसे लिख दें m1 vcm वेक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सुनो, m1 को कॉमन लेके m1 से कैंसिल कर दो, तो अपने पास क्या बच जाएगा, v1 cos θ1 इक्वल v1 डैश cos θ1 प्लस vcm वेक्टर, ये बचेगा। इसको इक्वेशन बोल देना 1। ये क्या निकाला अपन ने, अक्ष डायरेक्शन में संवेग निकाला है, ठीक है। अब अपन ऐसे ही निकालते हैं मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन क्या आ जाएगा भाई, वाई डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, m1 v1 sin θ1 है, और यहाँ पे क्या है m1 v1 डैश sin θ1 है, तो लिख दो दोनों को m1 v1 sin θ1 इक्वल m1 v1 डैश sin θ1, हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ से भी m1 को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो आप लोगों के पास क्या बचा, ये बच गया भाई हमारे पास। अब इसको इक्वेशन बोल दो, क्या 2 बोल दो। अब ये ठीक है। अब क्या कर देंगे अपन, इक्वेशन डिवाइड बाई इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 भाग दे दो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का। ये लो जी, इक्वेशन 2 में दोगे तो ये क्या है, v1 sin θ1 अपॉन वो क्या है v1 cos θ1, ये क्या है v1 डैश sin θ1 अपॉन वो क्या है। अब वहाँ पे दो चीज़ें हैं तो कैसे लगाओगे, v1 डैश cos θ1 प्लस vcm वेक्टर। क्लियर है। क्या किया अपन ने, इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 का भाग दे दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये करोगे तो tan θ1 v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, देखो v1 डैश sin θ1 अपॉन v1 डैश cos θ1 प्लस vcm आ गया। अब क्या करेंगे, आप लोग जानते हो vcm इक्वल क्या होता है, बिल्कुल जानते हैं मैडम, m1 u1 अपॉन, पीछे इसी की वैल्यू लिखोगे, इसके अंदर जो वैल्यू निकाली थी पीछे वही लिखोगे, m1 प्लस m2, जानते हो यही वैल्यू होती है। यहाँ तक सबको क्लियर है भाई, सिंपल सी डेरिवेशन है, बाकी का कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो अब एक चीज और देखो, यहाँ पे u1 है u1 की वैल्यू आप लोगों ने पीछे क्या निकाली थी, u1 माइनस vcm, ठीक है। u1 डैश ये u1 है, तो इसकी वैल्यू आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे u1 डैश इक्वल आप जानते हो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, ठीक है। तो u1 माइनस
VCM होता है, यही होती है। पर मेरे को तो यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, U1 की चाहिए। अगर U1 की निकालोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे U1 डैश प्लस VCM, ठीक है। अब ये U1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, फिर देखते हैं क्या आता है। देखो तो VCM इक्वल M1 U1 डैश प्लस VCM अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा भाई। अब क्या करोगे, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो और अलग अलग लिख दो साथ के साथ ही इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसके अपॉन में लिख के अलग कर दो। M1 U1 डैश अपॉन M1 प्लस M2। अब M1 VCM अपॉन M1 प्लस M2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करोगे आप, VCM देखो जी, हाँ इस VCM को क्या कर लेंगे अपन, ये वाला VCM और इस VCM वाली टर्म को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और वहाँ से अपन ये VCM कॉमन ले लेंगे। ध्यान से सुनो, या फिर इसको एक साइड लिखो पहले, M1 U1 डैश अपॉन M1 प्लस M2। इस वाले टर्म को उठा के यहाँ पे रख दिया इक्वल में, ठीक है। और इस वाली टर्म को इस VCM के पास ले गए तो ये माइनस में जाएगी, और वहाँ से अपन VCM कॉमन ले लेते हैं। तो VCM से VCM कॉमन लिया तो अपने पास क्या बचेगा, 1 माइनस बचेगा। तो M1 यहाँ पे क्या बचेगा, M1 अपॉन M1 प्लस M2, यही बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा। अब सुनो, अब क्या करोगे भाई, LCM ले लो और सोल्व कर देना, ठीक है। क्या आएगा लास्ट में मैं लिख देती हूँ, VCM M2 सोल्व कर लेना LCM लेके, M1 प्लस M2, और इसके साथ भी क्या आएगा, M1 U1 डैश M1 प्लस M2, ठीक है। अब क्या करोगे, इससे ये कैंसिल कर दो तो आप लोगों के पास क्या बच गया है यहाँ पे, VCM इक्वल M1 अपॉन M2 और U1 डैश, चूँकि U1 डैश इक्वल है V1 डैश के। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? चलो जी, इससे आगे बात करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।